सभी को नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंजुगेशंस और वहाँ हमने सीखा था कि किस प्रकार कोई भी पी ऑर्बिटल किसी दूसरे पी ऑर्बिटल से कैसे ओवरलैप कर सकता है। मेनली हमने वहाँ पढ़ा था कि किसी भी पाई बॉन्ड के जो पी ऑर्बिटल्स हैं उससे कोई दूसरा पाई ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है, उसके लिए क्या कंडीशंस होती है। हमने ये पढ़ा था कि उसमें प्लेनरिटी बहुत जरूरी है सारे ऑर्बिटल्स की। अगर सारे ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में होंगे तभी उनमें ओवरलैपिंग होगी और इसी ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशंस। तो सवाल ये उठता है कि क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, क्या ये भी किसी पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि पी ऑर्बिटल जो है वो किसी भी पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर सकते हैं कॉन्जुगेशंस में। उसी प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो क्या किसी पी ऑर्बिटल से कॉन्जुगेशन से ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस प्रकार के कॉन्जुगेशंस को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशंस। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक, इसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशंस। और ये हाइपर कॉन्जुगेशंस जो है ये कैटायंस की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कैटायंस को स्टेबलाइज करने में बहुत ही कारगर इफेक्ट है। इसके अलावा रेडिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है, जिससे रेडिकल्स स्टेबलाइज हो जाते हैं। और इसके अलावा अल्कीन्स की स्टेबिलिटी के लिए भी यही जिम्मेदार रहता है ये फैक्टर। और इसके अलावा हम बात करें तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज का टॉपिक, जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशंस। तो हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन, अति संयुग्मन हाइपर कंजुगेशंस। हाइपर कंजुगेशंस का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा रेजोनेंस या फिर सिग्मा कॉन्जुगेशंस भी हम उसको बोलते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसके नाम, जो नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका नाम कैसे पड़ा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों पहली बात यह है कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कॉन्जुगेशंस जो होते हैं, कॉन्जुगेशंस वो कैसे होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि उसमें जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, कोई भी पी ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर में, वो करते क्या है, वो एडिसेंट पाई बॉन्ड्स के पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं, है ना। कोई भी पी ऑर्बिटल जो है वो एडिसेंट पाई बॉन्ड्स के पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, है ना। इनसे क्या करेंगे, ये मान लीजिए पाई बॉन्ड है हमारा, तो इसके पी ऑर्बिटल से जो दूसरे पी ऑर्बिटल है ये ओवरलैपिंग करते हैं, और ये होता है कॉन्जुगेशन। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और जब भी ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो डिलोकलाइज हो जाते हैं, है ना। और उनकी एनर्जी कम हो जाती है, उनकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं तो उनकी एनर्जी हमेशा कम होती है। ठीक है। इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि जैसे कि हम बात करें, ये हमारा पी ऑर्बिटल है वाला, ये हमारा एक और पी ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड का। ठीक है। ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या होगा, इनमें आपस में मिक्सिंग होती है एंड दे फॉर्म पाई एंड पाई स्टार मोलकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। इससे बनता है पाई और पाई स्टार एमओ बनते हैं इससे। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट था। तो तो यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर जो था इलेक्ट्रॉन एक यहाँ प्रेजेंट था, एक यहाँ प्रेजेंट था। जब इनमें ओवरलैपिंग हुई, इसमें इनके ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हुई, तो क्या हुआ, हमको दो एमओ मिलते हैं। एक मिलता है पाई, एक मिलता है पाई स्टार। ये हमारे हमारे क्या है, एमओ है, पाई पाई स्टार। अब क्या है कि एमओ क्या है, ये नए हमारे ऑर्बिटल्स हैं जो मोलकुलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को नए घर मिल चुके हैं बैठने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है नए घर में जाएंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वाले घर में आएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है ना। और हमको पता है कि जो पाई एमओ की एनर्जी क्या है, कम होती है पाई स्टार एमओ के कंपैरिजन में। ये क्या है, एनर्जी ऐसे बढ़ रही है। तो पाई की एनर्जी जो होती है
वो कम होती है पाई स्टार के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, ये अपने घर को ऑक्यूपाई करेंगे, जो कि घर कौन सा है, अपना पाई वाला। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऑक्यूपाई कर लेंगे इसको। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर में, इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या आपस में यहाँ पर इस एमओ में आ चुके हैं। और हम देखें तो इसकी एनर्जी जो है वो घट चुकी है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, घट चुकी है। कैसे घटी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। पी की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और उससे कम एनर्जी किसकी है, उससे कम एनर्जी किसकी है, पाई की। और पाई स्टार की एनर्जी जो है वो पी से भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या था, पी से पाई में एंट्री मार गया, उसकी एनर्जी कम हो गई। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज करते हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी क्या है, डिक्रीज होती है। क्योंकि डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, दे फॉर्म एमओ, और एमओ में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और उसकी एनर्जी अपने आप घट जाती है, जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, वैसे ही क्या है, हाइपर कंजुगेशन में ऐसा होता है। वहां पर क्या है, वहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ओवरलैपिंग करते हैं किसी भी पाई बॉन्ड्स या फिर किसी भी एमटीपी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं। और वहां भी क्या है, एनर्जी क्या है, डिक्रीज होती है, और वहां भी स्टेबिलिटी आती है। तो जो हाइपर कंजुगेशन है उसमें क्या होता है, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो डिलोकलाइज करते हैं किसी भी एडिसेंट पाई ऑर्बिटल के अंदर में, या फिर किसी पाई बॉन्ड सिस्टम के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या है, डिलोकलाइज करते हैं। और उससे क्या है, उससे मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी कैसे आती है, क्योंकि उसमें नए एमओ बनते हैं, और पाई एमओ में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं, उनकी एनर्जी घट जाती है, इसलिए क्या मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है। और क्योंकि जो ये हमारा हाइपर कंजुगेशन है, इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी दिखाते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे दिखाते हैं। तो क्योंकि हम जो हाइपर कंजुगेशंस को रेजोनेंस स्ट्रक्चर से दिखाते हैं, इसलिए और दिखाते ऐसे हैं कि उसमें जो सी एच बॉन्ड होता है ना, सी एच बॉन्ड वो टूट जाता है। जो सी एच बॉन्ड है वो अपसेंट हो जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे हो रहा है वो। तो उसको हम बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इसमें जो सी एच बॉन्ड है वो टूट जा रहा है, और सी एच बीच में जो बॉन्ड है वो अपसेंट हो गया है। इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसकी स्टडी जो की है वो की थी बेकर एंड नाथन ने, दो वैज्ञानिक थे बेकर और नाथन। इन्होंने इस इफेक्ट की स्टडी करी, इस पे काम किया, इसकी खोज करी। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट। और क्योंकि क्योंकि ये जो कंजुगेशन है ये नॉर्मल कंजुगेशन नहीं है। फिर जो नॉर्मल कंजुगेशन क्या होता है, वो होता है किसी भी पी ऑर्बिटल को किसी दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करना। दूसरे पी ऑर्बिटल किसके, पाई बॉन्ड्स के हो सकते हैं, और है ना, उससे ओवरलैपिंग करना, ये नॉर्मल कंजुगेशन था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, है ना। या फिर इसमें एक और चीज होती है, इसमें ये होता है कि इसमें इसमें कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है, वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये कोई साधारण कंजुगेशन नहीं है, ये क्या है, बड़ा ही अनोखा कंजुगेशन है। इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंजुगेशन। इट इज नॉट ए नॉर्मल कंजुगेशन, इट इज वेरी स्पेशल कंजुगेशन, एंड इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंजुगेशन, सो इट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंजुगेशन से हट करके है, और ये हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है। और इसमें बात क्या है कि इसमें हमको सिग्मा बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। नॉर्मल कंजुगेशन में क्या है, सिग्मा बॉन्ड टूटते नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें हमको सिग्मा बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, और उससे क्या है, उससे एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है। इसलिए हम उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। क्योंकि नॉर्मल कंजुगेशन नहीं है, ये काफी स्पेशल कंजुगेशन है। इसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, या फिर हम बोलेंगे इसको अति संयुग्मन। मतलब कि ये बहुत हाईली, वेरी हाई कॉन्जुगेशन है, इट इज वेरी हाई कॉन्जुगेशन, जहाँ सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है और कॉन्जुगेशन करने पड़ रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कैसे कैसे होता है। मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए, जैसे कि हम बात करें, ये सी है, ये एच है, ये एच है, ये एच है, और बगल में क्या है, इसके कार्बोकेटायन रखा हुआ है इस तरीके से। ये एच है,
ये H है वाला, और ये भी H है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाँ, जो हमारा कार्बोटाइन है ना, इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, पी ऑर्बिटल है जो खाली है। ठीक है, एम्प्टी पी है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये खाली पी ऑर्बिटल है। और यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर जो कार्बन है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और जो H है इसके पास सिर्फ s ऑर्बिटल है इसके पास। तो यहाँ पर जो सी एच बॉन्ड है ना, सी एच बॉन्ड, ये चाहे ये सी एच बॉन्ड, या फिर ये सी एच बॉन्ड, या फिर ये सी एच बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड सी एच बॉन्ड, जिसमें सी जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो H है इसके पास 1s ऑर्बिटल है। तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, इसमें हम बता रहे हैं कि जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम बोले कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूटता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इस पी में एंट्री कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने ये बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड टूटा, सी सिग्मा बॉन्ड टूटा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मूव करे, और इससे बन गया इस तरीके से H+C H डबल बॉन्ड CH। ये जो सी एच बॉन्ड टूटा है, कैसे टूटा है, ये कुछ इस तरीके से टूटा है कि यहाँ पर इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन जो है तोड़ करके, बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए हैं, और एच पर आ गया प्लस चार्ज। और फिर इस इसने कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो उसने लिए हैं वो इस कार्बन को दे दिए हैं, इट फॉर्म पाई बॉन्ड। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस सी एच बॉन्ड ये टूट रहा है, और एक नया पाई बॉन्ड बन रहा है इसके अंदर में। ठीक है। इसमें सी एच बॉन्ड क्या है, टूट रहा है, और नया पाई बॉन्ड बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम जो है वो सिग्मा से क्या है, पी में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, सिग्मा टू पी कॉन्जुगेशन, या फिर बोलेंगे इट इज कॉल्ड सिग्मा टू पी इंटरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिग्मा, सिग्मा कौन से है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये है ना, ये हमारा सी एच बॉन्ड है। जो सी एच बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस पे प्रेजेंट है। वो क्या कर रहे हैं, वो इस एडिसेंट पी से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ। तो इसमें ऐसे ही होता है, हम करते हैं, हम इस सी एच बॉन्ड को तोड़ते हैं, और बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं अगले कार्बन पर, और यहाँ पर क्या है, एस पर आता है प्लस चार्ज, और जो सिंगल बॉन्ड है सीसी, इट बिकम डबल बॉन्ड। जैसे एक एच ने किया है, वैसे यहाँ पर तीनों एच करते हैं ये काम। यहाँ पर क्या है, तीनों एच यही काम करेंगे, तीनों क्या है, एच बारी बारी से टूटेंगे। क्लियर हो गया। थोड़ा और समझते हैं हम लोग उसको। जैसे कि हम बात करें अल्कीन्स में, अल्कीन्स में भी ऐसे ही होता है, अल्कीन्स में भी ऐसा ही होता है। कैसे हुआ, देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो अल्कीन है उसमें क्या है, ये कौन सी अल्कीन है, देखो वो अल्कीन। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें जो हाइपरकॉन्जुगेशन होते हैं वो कब होते हैं, उसकी कंडीशंस क्या है, हम पहले ये समझते हैं। हम समझते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो सब लोग पहले इसको नोट कर लो, मैं उसको मिटाने जा रहा हूँ। चलिए मिटाता हूँ उसको मैं। तो पहली बात है, कंडीशंस क्या है इसकी, कंडीशंस क्या है हाइपरकॉन्जुगेशन की। कंडीशन, कंडीशन ये है कि अगर आपको उसमें कैटायन दे रखा है, कार्बोकैटायन, तो उसके बगल में क्या है, कोई भी कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए जिस पर एच प्रेजेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। या फिर अगर आपके पास में कोई अल्कीन दे रखी है, डबल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड, तो उसके बगल में कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए जिस पर एच प्रेजेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। या फिर कोई हम कह लें कि इफ यू हैव रेडिकल, कार्बन रेडिकल, तो उसके बगल में कोई कार्बन होना चाहिए जिस पर एच प्रेजेंट होना चाहिए, तभी होगा यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। अर्थात इसका मीनिंग ये है कि अगर कार्बोकैटायन के बगल में जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जो उस पर एच कनेक्टेड है, इट इज कॉल्ड अल्फा एच। अल्फा कार्बन का एच जो है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो मीनिंग ये है कि जो कार्बोकैटायन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सिमिलरली जो पाई बॉन्ड है उसके बगल में जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जो इसका एच है इट इज अल्फा एच। तो इस अल्कीन का, अल्कीन के पास में अल्फा एच प्रेजेंट होने चाहिए। या फिर मैं कहूँ कि जो कार्बन रेडिकल है
इसके बगल में जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, और इसके जो एच है वो अल्फा एच कहलाते हैं। तो हम कहेंगे कि जो कार्बन रेडिकल है यहाँ पर भी अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है आप लोगों को तो वहां पर होगा हाइपर कंजुगेशन, वहां पे होगा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। अब कैसे कैसे होगा सब में, वो हम देखते हैं आगे। जैसे कि अल्कीन, अल्कीन में तो क्या है कि अल्कीन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है उसके बगल में क्या है, अल्फा कार्बन है, और इस पे जो एच लगा रखे हैं ये अल्फा एच है, दे आर अल्फा एच। क्लियर बात है। अब देखिए इसमें कैसे होगा। इसमें ये होगा कि जो हमारे जो हमारे कार्बन सी एच थ्री जो है, सी एच थ्री जो है ना, सी एच थ्री, और जो हमारा पाई बॉन्ड है सी एच, और ये सी एच टू, ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड जो है ना वो बना किससे है, वो बना है पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल हैं, इसमें पी पी ऑर्बिटल है वाले। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है, जो इसमें जो सी एच बॉन्ड है वाला, इसमें कौन सा ऑर्बिटल है, इसके अंदर में है हमारे सिग्मा के sp3 ऑर्बिटल, सिग्मा सी एच वाले। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है इस तरीके से, और ये इस पाई ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है, और इट फॉर्म दिस टाइप ऑफ कार्बोकटायन, सॉरी दिस टाइप ऑफ H प्लस। और यहाँ पर जो है हमारा जो CH2 है ना, इस पर आएगा माइनस चार्ज। देखो कैसे, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो ये बॉन्ड ऐसे उठ करके इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर छोड़ दिए, तो यहाँ बन जाएगा CH2 माइनस चार्ज। तो वही यहाँ दिखाया गया है, ये बॉन्ड टूटा इस तरीके से, ये बॉन्ड जो ऐसे ब्रेक हुआ इस तरीके से, इस कार्बन के पास आया, बनाया पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर छोड़े, बन गया माइनस चार्ज। तो ये क्या है, इसका इसका एक, इट इज द वन ऑफ द हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है इसका। ये एक ऊपर वाले एच से आया है। वैसी क्या है, वैसी बगल में जो जो नीचे वाला एच है, ये वाला एच, वैसी क्या है, जो नीचे वाला एच है, ये वाला एच है ना, जब ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, तो सिमिलरली यहाँ पर बनेंगे एक और, इसका बनेगा स्ट्रक्चर, है ना। सिमिलरली एक और इसमें अल्फा एच है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। तो हम बोलेंगे कि भाई इसके अंदर में तीन अल्फा एच हैं, और तीनों अल्फा एच टूटेंगे, तो इट फॉर्म थ्री हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, इट फॉर्म थ्री हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। ये अल्फा एच टूटने से आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। ये दिख रहा है एरो आपको, ये एरो, ये जो एरो इसमें दिख रहा है, ये एरो बताता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है आपस में दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये उसका एरो है, ये एरो कोई इक्विलिब्रियम का एरो नहीं है। इस एरो का मीनिंग होता है कि द टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दे ऑल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। ये इसका रियल नाम है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इसमें हो रहा है, तो उससे स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं दे आर कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। और ये सारे क्या है, सारे रेजोनेंस फॉर्म ही है एक तरह के, ऑल आर रेजोनेंस फॉर्म। और देखिए, क्योंकि इसके अंदर में सी एच बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि इसमें देखो, ये सी एच बॉन्ड था वाला, ये बॉन्ड यहाँ पर एब्सेंट हो गया, टूट गया। सिमिलरली ये बॉन्ड था वाला, ये ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ पे एब्सेंट हो गया, और ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड यहाँ पे एब्सेंट हो गया। तो इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी किसको हम कहते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे। ठीक है। और क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, इट इज कॉल्ड सिग्मा रेजोनेंस या सिग्मा कॉन्जुगेशन रेजोनेंस। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड सिग्मा रेजोनेंस। और इसमें सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, इट इज कॉल्ड सिग्मा कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड टूट करके वो ओवरलैपिंग कर रहा है, इट इज कॉल्ड सिग्मा कॉन्जुगेशन। तो सिग्मा कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं इसको हम लोग, सिग्मा रेजोनेंस भी कह सकते हैं, और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके तीनों नाम है इसके। ठीक है। अब जैसे कि अल्कीन्स में हुआ है, वैसे ही कार्बोकेटाइंस में भी होता है हाइपर कंजुगेशंस, है ना। मैंने अभी पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ये हमारा कार्बोकेटाइन है। तो ये देखिए,
ये क्या है, मेरा कार्बोकेटायन है। बगल में जो कार्बन है, इट इज अल्फा कार्बन। और जो इसके एच है, दे आर कॉल्ड अल्फा एच। दे आर कॉल्ड अल्फा एच। यहाँ पर तीन अल्फा एच है ना, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर तीन हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे एच एच के टूटने से। ठीक है। और कोई पूछता है कि बताइए इस कार्बोकेटायन में टोटल नंबर ऑफ, ये पूछता है कि इस कार्बोकेटायन में टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, कितने बनेंगे। तो हम बोलेंगे इसमें तीन तो बनेंगे किससे, एच के टूटने से। और एक जो है, जो पहला वाला है, ओरिजिनल वाला है, उसको भी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर होंगे टोटल चार। तीन प्लस एक, तीन तो होंगे हमारे एच के टूटने से, एच के ब्रेक होने से। और जो एक होगा वो हमारा होगा ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला। तो टोटल फोर इट हैज टोटल फोर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। क्लियर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, इट हैज फोर स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। और देखिए, अब मैंने कहा कि भाई इससे स्टेबिलिटी आती है, चार्ज की स्टेबिलिटी आती है। कैसे आती है देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बार ये वाला बॉन्ड टूटा है, एक बार ये बॉन्ड टूटा है, एक बार ये बॉन्ड टूटा है। ठीक है। तो एक बार इस एच पर आया प्लस चार्ज, एक बार इस एच पर आया प्लस चार्ज, नीचे वाले पर, यहाँ पर आ रहा है। एक बार H2 पर आया है प्लस चार्ज, ये आ रहा है इस तरीके से। और एक बार इस कार्बन पर प्लस आ रहा है, कार्बन के ऊपर में। तो हम बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो चार्ज जो है ना, वो डीलोकलाइज हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। चार्ज कार्बन पे था, वो H पे भाग गया, H1 पे भाग गया, H2 पे भाग गया, H3 पे भाग गया, है ना। तो चार्ज क्या है, वो डीलोकलाइज हो रहा है, चार्ज फैल रहा है, दुख बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। और वो स्टेबलाइज हो रहा है, हमारा चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। अगर हम बात करें कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, दे आर रेजोनेंस फॉर्म। ठीक है। सब ये क्या है, इसका रियल, इसकी रियल स्ट्रक्चर इसका नहीं है ऐसा। रियल क्या होता है, रियल जो होता है वो होता है जिसमें सबका कंट्रीब्यूशन इक्वली लिया जाता हो, है ना। तो रियल में कैसा बनेगा ये, अगर हम बात करें कि रियल में ये कार्बोकेटाइन कैसा दिखता है, इसका रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है इस तरीके से देखिए। एच डॉट 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 सी, ये एच डॉट 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 एच। और यहाँ पर क्या है, CH2 है। देखिए, यहाँ क्या है कि ये बॉन्ड कभी था, कभी नहीं था, है ना। सिमिलरली सी और H2 वाला बॉन्ड जो है, कभी था, कभी नहीं था। मान लीजिए ये हमारा H1 था, ये H2 था, ये H3 था ना। तो ये डॉट डॉट का मीनिंग ये है कि बॉन्ड कभी है कभी नहीं है, पार्शियल बॉन्ड है ये वाले, कभी है कभी नहीं, कभी है कभी नहीं, है ना। और लेकिन जो CC सिंगल बॉन्ड है, ये हमेशा है। तो हमेशा है कि मतलब ये प्योर बॉन्ड आएगा। लेकिन डबल बॉन्ड देखो, कभी है कभी नहीं है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बोलेंगे डॉट डॉट डॉट, इसका मीनिंग है इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड। और सी पर क्या है, चार्ज कभी था कभी नहीं, तो चार्ज क्या है, घट रहा है, कभी पूरा था कभी खत्म हो गया। तो डेल्टा मतलब क्या है कि न पूरा ना था, मतलब न ना पूरा खत्म ना पूरा फुल चार्ज, ये बीच का चार्ज है, डेल्टा प्लस। सिमिलरली एच पर क्या है, कभी चार्ज था कभी नहीं था, डेल्टा प्लस। यहाँ भी डेल्टा प्लस, यहाँ भी डेल्टा प्लस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म है। इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हम पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस वाले टॉपिक में। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म है। ये क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर्स को मिला करके जो रियल स्ट्रक्चर बना है, ये उसका स्ट्रक्चर है ये। इट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसकी एनर्जी होती है, एनर्जी सबसे कम एनर्जी इसकी होती है, मतलब ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म इसकी ऐसी रहेगी। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है ना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस वाले टॉपिक में, है ना। तो आप देख लीजिए कि भाई चार्ज जो है ना, चार्ज चार्ज बढ़ रहा है, फैल रहा है। चार्ज एक पर सीमित नहीं था, चार्ज सब पर फैल गया, चार्ज चार एटम पे फैल गया है, इसलिए चार्ज स्टेबलाइज हो गया, चार्ज स्टेबलाइज हो गया, दुख बढ़ चुका है ना, स्टेबलाइज हो गया है। इसलिए हम बोलते हैं कार्बोटाइन जो होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं ड्यू टू हाइब्रिड कॉन्जुगेशंस। तो मैंने ये शो किया, दिखाया आप लोगों को। ठीक है। और देखिए,
इसके मतलब है फ्री रेडिकल्स, जैसे कार्बोटाइन्स थे ना, वैसे ही फ्री रेडिकल्स में भी स्टेबिलिटी आती है। वैसे ही जो हाइपर कंजुगेशन है वो फ्री रेडिकल्स के अंदर भी होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर क्या है, CH2 फ्री रेडिकल है, और ये सी एच बॉन्ड है और सी बॉन्ड है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, इट इज कॉल्ड होमोलैटिक फिजन्स, है ना। पर रेडिकल्स में क्या होता है, रेडिकल्स में होता है होमोलैटिक फिजन। हमने पढ़ा है फर्स्ट फर्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ा है कि रेडिकल्स में क्या होता है हमेशा, दे हैव होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ क्या है, बॉन्ड टूटेंगे होमोलैटिकली। एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, है ना, इस कार्बन के पास, और इसका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के आपस में कंबाइन करेंगे और दे फॉर्म पाई बॉन्ड, दे फॉर्म पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है कि, दोबारा देख लो इसको पहले, ठीक है, ये एच, ये सी, ये एच, ये एच, ये CH2। कैसे हुआ? कुछ ऐसे हुआ इसके अंदर में कि बॉन्ड टूटा इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन मिला इसको, एक मिला इसको, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो बनाया उसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया सिंगल बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन मिला इसको, एक मिला इसको, है ना। तो इसको कह लो कुछ इस तरीके से, H रेडिकल, और ये C रेडिकल है, ये CH2 रेडिकल है, यहाँ पर CH है, ये CH है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब क्या है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे विल कंबाइन एंड फॉर्म पाई बॉन्ड, ये आपस में मिल जाएंगे एंड दे फॉर्म पाई बॉन्ड, इससे बनेगा पाई बॉन्ड, इससे बनेगा हमारा पाई बॉन्ड, CH2 ये नीचे वाला, और ये डबल बॉन्ड CH2, और H क्या है ऊपर, रेडिकल है। तो वही स्ट्रक्चर हमारा ये वाला है ना, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जैसे एक H टूटा है ना, ये वाला, वैसे ही क्या है, जैसे एक सीज बॉन्ड टूटा है वैसे ही बाकी के बचे हुए सीज बॉन्ड टूटेंगे, है ना। एक से बन जाएगा ये, एक से बन जाएगा ये। तो तीन सीज बॉन्ड थे, तो इट हैज थ्री डिफरेंट हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और अगर हम बात करें कि इसके टोटल कितने बनते हैं, टोटल कितने बनते हैं इसके, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनते हैं इसके, ये बनेंगे चार, ये बनेंगे चार। चार कैसे? तीन तो ये और एक ओरिजिनल वाला, इसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इट हैज फोर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये कुछ मैकेनिज्म थी कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन, कैसे हम शो करते हैं उसको हाइपर कंजुगेशन को, ठीक है। और देखिए आगे, देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कभी एक कार्बन पे था, कभी H के ऊपर भाग गया, है ना, कभी दूसरे H पे भाग गया, कभी तीसरे H पे भाग गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, अपने आप कम हो रही है। तो रेडिकल बिकम स्टेबलाइज, रेडिकल बिकम स्टेबलाइज, समझ गए। और अल्कीन्स जो है ना, अल्कीन्स, अल्कीन्स में भी स्टेबिलिटी आ रही है, अल्कीन्स में भी स्टेबिलिटी आ रही है। कैसे आ रही है भाई, मैंने यहाँ पर बताया आपको, यहाँ पर सिखाया मैंने आपको, बताया कि जब पाई पाई की पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग करते हैं किसी पी ऑर्बिटल से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नए वाले एमओ में भाग जाते हैं जो पाई एमओ होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, कम हो जाती है, और वो कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाता है। या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो कंपाउंड भी स्टेबलाइज हो जाएगा। वैसे ही क्या है कि वैसे हमारा अल्कीन्स में भी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी क्या है, अपने आप कम हो जाती है, हेंस कंपाउंड बिकम स्टेबलाइज, कंपाउंड बिकम स्टेबलाइज। हम थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे इसमें बॉन्डिंग्स होती हैं, थोड़ा हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ये देखिए, अब थोड़ा हम समझते हैं कि भाई कैसे है जो हमारा हाइपर कम्युनिकेशन है वो स्टेबिलिटी लेकर के आता है। हम थोड़ा उसके बारे में समझेंगे। हमने ये पढ़ लिया कि भाई रेजोनेंस से कैसे स्टेबिलिटी आती है, रेजोनेंस से बनते हैं एमओ बनते हैं ना, जब रेजोनेंस होता है तो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, नए एमओ बनते हैं, पाई पाई स्टार, इलेक्ट्रॉन जो है वो पी से पाई में घुस जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, इट बिकम स्टेबलाइज। तो वैसे ही हाइपर कम्युनिकेशन कैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, वही सेम रीजन है, लेकिन हम थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे, H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसी स्टेबिलिटी आती है किसी कंपाउंड्स के अंदर में, बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स बनने पर, ठीक है। तो मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, समझिए। जब क्या है कि दो H के एटम्स रखे हुए हैं, तो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर में 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और दोनों की एनर्जी जो है वो जो वो
सिंपल एटम की एनर्जी के बराबर है ना। तो मान लीजिए ये क्या है, एनर्जी ग्राफ है, एनर्जी ऐसे बढ़ रही है। ये क्या है, हमारे एच एटम्स जो है जब बॉन्ड नहीं बनाए थे तो उनकी एनर्जी जो है कुछ यहाँ पर थी, उनकी एनर्जी जो है कुछ यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, इनकी एनर्जी जो है कुछ यहाँ पर एनर्जी है इनकी। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, अब क्या है, जब जब हमारे एटम्स हैं वो पास पास जाने लगे, वो एटम क्या कर रहे हैं, वो अपने जिसकी एटम क्या है, अनपेयर्ड है वहां पर, है ना। और एस का जो एच का जो है ना, एस ऑर्बिटल, वो कंप्लीटली फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड है। वो फुली फील्ड होना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको एक और। तो क्या है, वो बॉन्डिंग करेगा एक दूसरे एच से। तो जब बॉन्डिंग करने जाएगा तो एच के पास पास दोनों एच आपस में पास में आएंगे। जो दोनों एच हैं आपस में पास पास आएंगे, तो जैसे ही दोनों पास पास में आएंगे क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या है, घटेगी। दोनों पास पास में आ रहे हैं इस तरीके से। और जैसे दोनों पास में आएंगे तो उनके बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और वो जो बॉन्ड है वो क्या है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। इट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना। भाई वन एस जो ऑर्बिटल है, एक का वन एस दूसरे का वन एस जो है, ये रहा, एक का वन एस दूसरे का वन एस जो है, आपस में क्या है, कंबाइन करें, दे फॉर्म टू एमओ। एक बन गया हमारा सिग्मा, एक बन गया सिग्मा स्टार। ये तुमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। और इसकी एनर्जी से बढ़ती है इस तरीके से। अब क्या है कि एच को क्या है, जो एच के इलेक्ट्रॉन्स थे उनको नया घर मिल गया है। नया घर क्या है, ये नया घर है इनका। ये नया घर इन्होंने खुद बनाया है, दोनों ने मिलकर घर बनाया है। अभी क्या है, दोनों अकेले अकेले घर में रहते थे। अब क्या है कि दोनों जो है वो एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें दोनों साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे तो क्या होगा, दोनों में आपस में बातें होंगी, है ना। और दोनों खुश हो जाएंगे। पहले दोनों अकेले थे, गुमसुम उदास थे। अब क्या है, जो नए घर में शिफ्टिंग हुई इनकी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपस में बातें करेंगे, खुश खुश हो जाएंगे। और हम देखें तो जो जो दो घर बने हैं, दो एम्बो बने हैं, कौन कौन से बने हैं, सिग्मा सिग्मा स्टार। जिसकी एनर्जी कम है वो सिग्मा वाला है, जिसकी एनर्जी हाई है वो क्या है, सिग्मा स्टार है। सिग्मा बनता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से, और सिग्मा स्टार बनता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से। ये आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा में एंट्री करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या है, अपने आप घट जाएगी। तो इसलिए क्या है, H2 मॉलिक्यूल बिकम स्टेबलाइज। एच एटम जो है इतने स्टेबल नहीं है जितना H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है। क्योंकि एच जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे वो हाई एनर्जी थी उनकी। जैसे ही H2 बना, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमओ में एंटर कर गए। कौन से एमओ में, सिग्मा एमओ में एंटर कर गए, जिसकी एनर्जी कम थी, है ना। जिसकी एनर्जी जो है वो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स से भी कम थी। और इसलिए क्या हुआ, हो गया स्टेबलाइज। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, H2 मॉलिक्यूल बन गया है। इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है, दिख रहा है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम एनर्जी है। और अगर मैं एच को और पास में ले जाऊंगा, डिस्टेंस से क्या है और पास में ले जाऊंगा, तो क्या होगा, उनमें क्या है, उनमें क्या होगा, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और इंटर न्यूक्लियस रिपल्शन उनमें बढ़ जाएगा। जिससे क्या है, उसकी एनर्जी अपने आप बढ़ने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो इसलिए वही हम बात कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा और पास में आएंगे क्या होगा, इनकी एनर्जी क्या आपस में, इनकी एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम देखें तो इसी इसी कंडीशन में क्या है, वो हमारा H2 मॉलिक्यूल स्टेबल था जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर प्रेजेंट थे, है ना। ये क्या है, हमारा डिस्टेंस का क्या है, ग्राफ है। ये हमारा एक्स में क्या है, डिस्टेंस है। और ये वाई में क्या है, एनर्जी है ना। ये आप लोगों को पता होगा, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, क्लास 11th में दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम इसको पढ़ा हुआ है। तो मैंने बताया कि जब बॉन्ड बनते हैं, जब नए बॉन्ड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, कम हो जाती है, और मॉलिक्यूल बिकम स्टेबलाइज। सेम वैसे वैसा ही केस क्या है, होगा हाइपर कॉन्जुगेशंस में। कैसा होता है, ये देखिए। जब मान लीजिए मेरे पास क्या है, CH बॉन्ड है वाला, और बगल में क्या है, कार्बोकैटायन है। बगल में क्या है, कार्बोकैटायन है। ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन। तो इस पे क्या है, जो कार्बोकैटायन में क्या होता है, दे हैव वेकेंट पी ऑर्बिटल। इस पर जो है वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये खाली है। ये वेकेंट है, खाली है, वेकेंट है, ये खाली है। और ये जो हमारा CH बॉन्ड है ना वाला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वो सिग्मा सी एच के इलेक्ट्रॉन्स है ना। इनको हम बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। और इसमें जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा CH के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। ये बॉन्ड क्या है, भरा हुआ है। भाई इस बॉन्ड में क्या है, इस बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है रखे हुए हैं।
और ये जो हमारा, ये हम बोले कि जो ये हमारा ऑर्बिटल है ना, ये जो ऑर्बिटल है कौन सा, ये जो सी एच बॉन्ड का जो ऑर्बिटल है, ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। और ये क्या है, हमारा वेकेंट पी ऑर्बिटल है ना। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा और इनमें ओवरलैपिंग होगी, इनमें ओवरलैपिंग होगी, तो हम बोलेंगे कि इनमें मिक्सिंग होगी, इन ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग होगी, है ना। एक हमारा ऑर्बिटल ये रहा, ये हमारा क्या है, सिग्मा सी एच ऑर्बिटल है। एक हमारा पी ऑर्बिटल है ना। भाई जो सिग्मा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ना सी एच का, इसकी एनर्जी क्या है, कम होती है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। क्यों होती है? क्योंकि भाई इसके अंदर में एस करेक्टर ज्यादा है। इट हैज अराउंड 25% एस करेक्टर। और इसमें पी में कितने हैं, पी में 0% एस करेक्टर है। पी के अंदर में एस करेक्टर नहीं है। पी क्या है, प्योर पी है। और हमको पता है कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं। दे आर नियर, और दे आर वेरी नियर द न्यूक्लियस। और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो न्यूक्लियस के पास में रहेंगे, उसमें अट्रैक्शन अट्रैक्शन फील करेंगे न्यूक्लियस के द्वारा, और वो स्टेबल स्टेबल रहते हैं। इसलिए क्या है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए क्या है कि जो हमारे सी एच बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड के सी एच बॉन्ड, उनकी एनर्जी कम रहती है और पी की एनर्जी ज़्यादा रहती है। अब क्या है कि जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये ओवरलैपिंग करेंगे, तो क्या होगा, इनमें मिक्सिंग होगी और नए एमओ बनेंगे। एक बनेगा एमओ पाई, एक बनेगा पाई स्टार, क्योंकि भाई इससे पाई बॉन्ड तो बन रहा है ना। तो एक बनेगा पाई, एक बनेगा पाई स्टार। पाई जो क्या है, ये बॉन्डिंग एमओ है, बीएमओ। पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग एमओ है, एबीएमओ है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को नया घर मिल चुका है। नया घर क्या है, पाई और पाई स्टार। पाई की एनर्जी कम है, पाई स्टार की एनर्जी ज्यादा है। तो क्या होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद करके जाए, कहाँ भाग जाएंगे, अपने नए घर में। और जिसकी एनर्जी क्या है, जिसकी एनर्जी तो और कम है, जिसकी एनर्जी क्या है, सिग्मा सी एच से भी एनर्जी कम है उसकी। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, अपने आप कम हो गई है। और जो हमारा कार्बोकैटायन जो है, या हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम ले रखा है हम लोगों ने कार्बोकैटायन वाला, वो हो गया स्टेबलाइज। उसमें स्टेबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई है, वो स्टेबलाइज हो गया अपने आप। ठीक है। और देखिए, और अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, ई स्टेबिलिटी। इसका मीनिंग है कि एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन कैसे निकालेंगे। ये होता है ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी बढ़िया ओवरलैपिंग होती है, उतना बढ़िया क्या है, इसकी स्टेबिलिटी होती है, इसकी एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन, है ना। देखिए, इस सिग्मा सी एच से भी डाउन, हम बोलेंगे कि सिग्मा सी एच की एनर्जी जो है, एक मिनट, जो सिग्मा सी एच की जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी, इस एनर्जी, इसकी एनर्जी और जो हमारा पाई की एनर्जी, इसमें जो डिफरेंस है वो होता है एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। मतलब ये है कि जो नया एमओ बना है, वो उस सिग्मा सी एच से कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना स्टेबल हो रहा है, या फिर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये होती है एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। और ये ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओवरलैपिंग के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग, उतना बढ़िया गैस की एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा है, हमने यह देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जब सिग्मा सी एच से जाएंगे पी के अंदर में, तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि नए एमओ बनेंगे, पाई पाई स्टार, इलेक्ट्रॉन वहां कूद जाएंगे और एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा हाइपर कन्जुगेशन है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन, एक होता है नेगेटिव हाइपर कन्जुगेशन। एक होता है पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन, पॉजिटिव। एक होता है नेगेटिव हाइपर कन्जुगेशन। अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग ये है कि अगर सी एच बॉन्ड टूटा और जो निकलने वाला एटम जो है उस पर प्लस चार्ज आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन। इसकी हम बात करें, ये कैटायन है, बगल में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये बॉन्ड टूटा इस तरीके से, तो यहाँ से एच बाहर निकल गया। ठीक है, इस पर आया प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज जो आ रहा है वो पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन के लिए को डिनोट कर रहा है। समझ गए? जो आवारा एटम है, जो एटम बाहर हो गया, अलग हो गया, उस पर जो चार्ज आ रहा है, उस चार्ज को देख करके हम बोलेंगे कि ये क्या है, इट इज पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन। ठीक है।
जो कार्बोटाइन्स में होता है या फिर अल्कीन्स वाले केसेस में होता है ना, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशंस। कहाँ पर? ये रहे, ये क्या है? पॉजिटिव, इट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे? क्योंकि यहाँ पर इस पर आ रहा है प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज यहाँ पर आ रहा है, जो आवारा एच है उसे प्लस चार्ज आ रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर आ रहा है प्लस चार्ज, इट इज पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। नेगेटिव कब होगा? जब आवारा एटम पर आएगा माइनस चार्ज, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सिंपल भाषा में मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है। तो एग्जाम्पल में और लेंगे इसके, इसकी हम बात करें। वी हैव ए बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग। और यहाँ पर क्या है? वी हैव CH, ठीक है, टॉलविन का एग्जाम्पल है, TOLUNE, टॉलविन है ये। तो इसके अंदर भी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे होते हैं भाई? क्योंकि इसके अंदर में क्या है, ये पाई बॉन्ड है, और इससे जो अटैच है कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इसके जो एच है वो अल्फा एच कहलाएंगे। ये क्या है? अल्फा एच कहलाएंगे इसके। तो क्योंकि इसमें अल्फा एच प्रेजेंट है, तो इसमें होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे होंगे? कुछ इस तरीके से, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो इससे बन गया ये, इट फॉर्म, इससे बन गया एक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा। ये CC डबल बॉन्ड, CH, ये H प्लस चार्ज, यहाँ पर आया माइनस चार्ज, और ये बाकी ये बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। सिमिलरली, अगर क्या हो कि अगर ये बॉन्ड टूट जाए, ऊपर वाला CH बॉन्ड टूट जाए, इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंके यहाँ पर, है ना, तो इससे बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, CC डबल बॉन्ड, ये H ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये H प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, इस तरीके से। सिमिलरली अगर ये वाला H टूटेगा, तो इससे बन जाएगा H प्लस चार्ज, CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस चार्ज, ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे डिलोकलाइज, कभी ये यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया। ये है रेजोनेंस, ये हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, नेक्स्ट, नेक्स्ट उसमें चैप्टर में, है ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी टॉर्न में भी हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशंस, है ना। और ये क्या है? इट इज पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका एग्जांपल है, इट इज पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ गए? क्योंकि इसमें जो आवारा एच है, जो एच बाहर निकल गया, टूट गया बॉन्ड, उस पर आ रहा है प्लस चार्ज, सो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि नेगेटिव, व्हाट इज द नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं। नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है, जो आवारा एच, जो आवारा एटम है, उस पर चार्ज क्या आ रहा है, वो होगा नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो उसे वो कैसा होता है देखिए, मान लीजिए क्या है, ये CC पाई बॉन्ड है इस तरीके से, अब बगल में क्या है? वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जस्ट लाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन ले रखा है मैंने। फ्लोरीन हम लेंगे नहीं, देखो फ्लोरीन तो करता नहीं, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, CF बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, CF बॉन्ड क्या है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हम फ्लोरीन नहीं लेंगे, हम लेंगे क्लोरीन। क्लोरीन वाले करते हैं, क्योंकि CCl बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, CF बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये CCl बॉन्ड हम लेंगे, CCl बॉन्ड। ठीक है। तो नॉर्मली देखिए, नॉर्मली देखिए, CF बॉन्ड भी टूट सकते हैं, वो टूटेंगे कब? जब लोन पेयर धक्का मारे उस पे। लोन पेयर क्या है? हाईली ओपन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो काफी हाईली हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो कोई धक्का मार रहे हैं CF बॉन्ड के पीछे, तो फ्लोराइड बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड दे रखा है, पाई बॉन्ड, तो वहां पर क्या है, वहां पर CF बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। पाई बॉन्ड क्या है?
पाई बॉन्ड में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बंधे हुए हैं, वो इनमें इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो सी एफ बॉन्ड को तोड़ दें जंप मार के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी है, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे पुश किए, धक्का मारा, और सी सी एल बॉन्ड को तोड़ दिया और सी एल बाहर निकल गया यहाँ से। तो इसे बन जाएगा कुछ इस तरीके से, सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सी एल माइनस, सी एल, सी एल। ठीक है, सपोज ये क्या है, सी एच टू बॉन्ड है, ये भी एच है, ये सी एच टू बॉन्ड है, और ये एच है। तो हम देखें तो यहाँ पर जो एटम बाहर निकल रहा है उस पर आ रहा है माइनस चार्ज, इस पे आ रहा है माइनस चार्ज। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है नेगेटिव हाइब्रोकॉन्जुगेशन का, है ना। एग्जाम्पल किसका है, नेगेटिव हाइब्रोकॉन्जुगेशन का। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि इस पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल जो है, पाई बॉन्ड की ऑर्बिटल जो है, पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल जो है ना, वो इस सी सी एल बॉन्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं। या बोले कि जो सी सी एल का ऑर्बिटल है, सी सी एल के ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो हम यह ये कहेंगे कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो क्या है, वो इस सी सी एल के एंटी बॉन्डिंग एमओ में घुस रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो करता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हमेशा फील्ड एमओ से एम्प्टी एमओ में जाता है हमेशा, ये नियम है हमेशा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फील्ड एमओ से एम्प्टी एमओ में जाता है। इसकी हम बात करें यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड से पाई में घुस रहा है। पाई में क्या है ना, ये सिग्मा से पाई में इंटरेक्शन है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, सिग्मा जो है वो पाई स्टार एमओ में जा रहा है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कहाँ जा रहा है, सिग्मा से पाई स्टार एमओ में जा रहा है। इस पाई में क्या है ना, पाई में तो जो पाई बॉन्ड है इसके दो एमओ बनते हैं, पाई, पाई स्टार। पाई स्टार खाली है ना। तो सिग्मा जो बॉन्ड है ना, उसमें वो तो भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर में दो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे हुए एमओ से एम्प्टी एमओ में जाते हैं। एम्प्टी एमओ क्या है, इसका पाई स्टार। तो उसको हम बोलते हैं, इट इज, यहाँ पर जो है ना, सिग्मा टू पाई स्टार इंटरेक्शन है इसके अंदर में। अगर हम बात करें तो कहेंगे कि भाई इसमें जो हाइपर कंजुगेशन है, इसमें सिग्मा से पाई स्टार इसमें इंटरेक्शन हो रहा है इसके अंदर। सिमिलरली हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या है, इस सिग्मा वाले जो हमारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भरा हुआ एमओ है, सिग्मा एमओ, वो क्या है, इसके पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब पी क्या है, एम टी पी है, खाली है। तो यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए एमओ से एम टी ऑर्बिटल में एंट्री कर रहे हैं। तो एक भरा हुआ है, एक खाली, तभी इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, है ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम बताया मैंने आपको, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो हमारा ये बॉन्ड है वाला, ये फील्ड है, ये क्या है, एम्प्टी वाले में जा रहा है ना। तो जो फील्ड एमओ होते हैं ना, उसको बोलते हैं होमो, फील्ड एमओ, हाई एनर्जी के होमो। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली वाले एमओ में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमो। होमो ल्यूमो हम पढ़ेंगे, हाँ ये हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे जा करके, होमो ल्यूमो। मैंने आई थिंक पढ़ा है लास्ट क्लास में होमो ल्यूमो के बारे में, जब वो हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार कॉन्जुगेशन से कलर इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। तो जो हाई एनर्जी के फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो होमो कहलाते हैं, और जो लो एनर्जी के एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं वो ल्यूमो कहलाते हैं। तो आप उस चैप्टर में जाकर के सीख सकते हैं होमो ल्यूमो क्या थे, है ना। तो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा एडवांस में मैं जा रहा हूँ, एडवांस में, है ना। थोड़ा एडवांस में मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैसे, कैसे जो है ऑर्बिटल अप्रोच से बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे ये इसमें इंटरेक्शंस होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव वाले में क्या होगा, पॉजिटिव वाले में फील्ड एमओ जो है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एम टी एमओ से इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस नेगेटिव वाले में पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स हैं, वो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सी सी एल के एम टी वाले एमओ से इंटरेक्ट करेंगे। और वो कौन सा है, वो इट इज सिग्मा स्टार, सी सी एल का सिग्मा स्टार वाला एमओ, इससे कर रहे हैं इंटरेक्ट।
इससे कर रहे हैं इंटरेक्ट, तो हम बोलेंगे ये जो हमारा नेगेटिव होता है ना हाइपरकन्जुगेशन, ये क्या होता है, ये पाई से सिग्मा स्टार इंटरेक्शन है, पाई से सिग्मा स्टार इंटरेक्शन है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स उसका बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर भी क्या करते हैं, लोन लोन पेयर भी क्या करते हैं, ये हमारे सिग्मा स्टार से इंटरेक्ट करते हैं, लो एनर्जी सिग्मा स्टार वाले ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन। ये क्या है, थोड़ा एडवांस, मैंने बताया आपको एडवांस स्टडी की है, तो उस पर मैंने बताया कि अगर हम बात करें ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में, तो रियल में अगर हम कहें तो इसके अंदर में, जिनके अंदर में पाई से सिग्मा स्टार इंटरेक्शन है वो है नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन, या फिर जिनमें एन से सिग्मा स्टार इंटरेक्शन है वो नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन के केसेस है। और अगर हम बात करें बहुत सिंपल वे में तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है और आवारा एटम पर आ रहा है माइनस चार्ज, तो वो है नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन। इट इज अ नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन। आपको ये सिंपल बात ध्यान में रखनी है कि आवारा एटम पर जो चार्ज उत्पन्न हो रहा है, उस चार्ज के बिहाफ पर हम बोलेंगे ये कौन सा हाइपरकन्जुगेशन है। और मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन दिखाते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन दिखाता है पॉजिटिव हाइपरकन्जुगेशन। क्लियर है। तो मैंने पहले डिस्कस किया आपसे कि अगर क्या हो, कि अगर सिग्मा स्टार वाले एमओ जो है वो क्या हो, या तो वो लोन पेयर से इंटरेक्ट करें, या तो वो पाई बॉन्ड्स पाई एमओ से इंटरेक्ट करें, तो उसका बोलते हैं नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन। है ना। यहाँ मैंने लिखा है जो सिग्मा स्टार का इंटरेक्शन किससे हो, फील्ड वाले एमओ से, जो या तो पाई हो या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन है, इनके बीच में क्या है, आपस में इंटरेक्शन इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन जो है, अगर ऐसे इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में, इट इज कॉल्ड नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, इसकी रियल डेफिनेशन है कि लो लाइंग एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स जो है, उनका इंटरेक्शन जो है फील्ड ऑर्बिटल से, तो कौन से फील्ड ऑर्बिटल से, या तो लोन पेयर हो या तो पाई बॉन्ड हो, उनसे अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वो क्या है, वो नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन है। और पॉजिटिव किसे कहते हैं, पॉजिटिव में ये है कि, पॉजिटिव में ये होता है कि अ, कोई भी सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा एमओ जो है वो एम टी पी या फिर एम टी पाई स्टार एमओ से करे इंटरेक्शन, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइपरकन्जुगेशन। ये ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में बताया मैंने, अगर हम उससे समझें तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है। और हम बोले सिंपल वे में, तो जिस पर आवर एटम पर प्लस चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव हाइपरकन्जुगेशन, और उस पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन। ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिखाया आप लोगों को, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1 जहाँ पर सी सी एल बॉन्ड थे और पाई बॉन्ड था। ये है मेरा एग्जांपल नंबर 2। यहाँ देखिए, यहाँ पर सी एफ बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन तोड़ रहा है, लोन पेयर। मैंने कहा कि लोन, मैंने पहले कहा था कि लोन पेयर क्या है, उनमें हाई एनर्जी होती है, फ्री है, हाईली रिएक्टिव है, तो वो सी को इलेक्ट्रॉन दे करके सी एफ बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। है ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डीलोकलाइज हुआ इस तरीके से, और इसने इलेक्ट्रॉन इस सी एफ बॉन्ड को तोड़ दिया इस तरीके से, तो यहाँ बन गया हमारा एफ पे आ गया माइनस चार्ज, ये बन गया पाई बॉन्ड। है ना। तो यहाँ पर क्या है, एन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, एन है, और सी एफ के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। है ना। इसके सी एफ की क्या है, एंटी बॉन्डिंग, मतलब कि सिग्मा सी एफ का स्टार, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इट इज एन टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन। ये हम बोले कि लो लाइंग लो लाइंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जो है वो नॉन बॉन्डिंग एमओ से कर रहा है इंटरेक्शन, या लोन पेयर से कर रहा है इंटरेक्शन। ठीक है। तो ये हमारा है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव हाइपरकन्जुगेशन। ये इसका एक और एग्जाम्पल है। सिमिलरली हम यहाँ देखें तो यहाँ भी देखेंगे, तो यहाँ लोन पेयर है, और ये जो सीओ बॉन्ड है, इसका एंटी बॉन्डिंग है वो, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहा है इस तरीके से, इस पे इलेक्ट्रॉन डालेगा इस तरीके से, और ये इसको बॉन्ड को तोड़ देगा इस तरीके से, और बन जाएगा हमारा अल्कीन। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर जो है वो कर रहे हैं इंटरेक्ट किससे, सिग्मा स्टार सीओ बॉन्ड से। तो ये भी क्या है, केस ऑफ
नेगेटिव हाइब्रिड कॉन्जुगेशन। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसने यहाँ धक्का मारा इसको, एफ को बाहर निकाल दिया। यहाँ आ रहा है एफ पे -4, तो यहाँ भी हो रहा है नेगेटिव हाइब्रिड कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो देखिए, सिग्मा स्टार वाले कब कब हम देखेंगे सिग्मा स्टार वाले, जब क्या हो, सी एफ बॉन्ड हो या सी ओ बॉन्ड हो, है ना, और बगल में लोन पेयर प्रेजेंट हो। बगल में क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर, तो होगा इनके अंदर में नेगेटिव हाइब्रिड कॉन्जुगेशन। लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर जो है वो इन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग एमओ में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मतलब वो चले जाएंगे, और जो हमारा एटम है, चाहे फ्लोराइड हो चाहे ओ माइनस हो, वो अलग हो जाएगा। ठीक है। तो जहां भी क्या है, हमारा एटम जो है उस पर -4 जा रहा है, तो वो क्या है हमारा, इट इज अ नेगेटिव हाइब्रिड कॉन्जुगेशन, है ना। तो हमने आज थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया है कि हाइब्रिड कॉन्जुगेशन जो होते हैं, उसका रियल उसका रियल मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हाइब्रिड कॉन्जुगेशन कैसे कैसे होते हैं, उनका रियल रीजन क्या है। ठीक है। चलिए, और हम देखते हैं, ये हमारा एक और केस था जो मैंने पहले पढ़ा था, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, हटाते हैं इसको। अब आता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या है इस हाइब्रिड कॉन्जुगेशन का। तो पहली बात ये है कि ये करते क्या है, ये अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, है ना। ये हमने पहले पढ़ा था ना। कैसे चेक करते हैं, सिंपल सा रूल ये है कि जितने ज्यादा अल्फा एच, उतना ज्यादा क्या होगा, उतने ज्यादा क्या होंगे, उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे उसके, और उतना स्टेबल अल्कीन होगा, और उतना स्टेबल अल्कीन होगा, स्टेबल अल्कीन होगा, अल्कीन होगा। ठीक है। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे, उतने ज्यादा उसके बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे उसके, और उतना स्टेबल अल्कीन होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने अल्फा एच है इसके, तीन, ये 3 6, 3 9, 3 12, यहाँ 12 अल्फा एच है। यहाँ कितने अल्फा एच है देखें, तो पाई बॉन्ड के पास में देखिए, 3 3 6 3 9, यहाँ पर है 9 अल्फा एच। यहाँ पर देखें कितने अल्फा एच है इसके पास में, 3 3 6, यहाँ पर है 6 अल्फा एच। मोर अल्फा एच, मोर स्टेबल अल्कीन, तो इसलिए कि हम बात करेंगे, तो ये अल्कीन क्या है, मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि स्टेबिलिटी क्या है, ऐसे डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है। देखिए इस तरीके से, एक अल्कीन ये है, एक अल्कीन ये वाली है, यहाँ पर एच है, ये मिथाइल है, मिथाइल, 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 यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और एक लेंगे मिथाइल, मिथाइल, ये एच, ये एच, लेंगे इस तरीके से, मिथाइल, मिथाइल, ये ट्रांस वाली फॉर्म है, ट्रांस वाली फॉर्म। एक लेंगे मिथाइल, सी डबल बॉन्ड सी, मिथाइल, ये सिस वाली फॉर्म है, एच एच। एक लेंगे हम लोग जिसमें एक ही मिथाइल हो, और बाकी सी सी पाई बॉन्ड हो। तो मैंने ले लिए कितने एल्कीन ले लिए, मैं एक और ले लेता हूँ जिसमें कोई भी अल्फा एच नहीं है, सिंपल C2H4 वाली। यहाँ पर एक ये हो गया, दूसरी एल्कीन ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, सातवीं ये हो गई। तो हमको इन सारी एल्कीन्स को अरेंज करना है इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में। ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, जितने अल्फा एच उतने स्टेबल एल्कीन, बिकॉज उसके उतने ज़्यादा होंगे, क्या होंगे उसके, उसके उतने ज़्यादा होंगे हाइपरकन्डेंसेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो पहले वाले में क्या है, कितने अल्फा एच हैं, 3 3 6 3 9 3 12, 12 अल्फा एच सबसे हाईएस्ट है, बिकॉज इट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, पाई बॉन्ड के पास में लगे हुए हैं, 12 यहाँ पर है, तो ए तो होगा फर्स्ट नंबर पे होगा। यहाँ कितने हैं, 3 3 6 3 9, बस 9 यहाँ पर है सेकंड नंबर पे, इट इज 9 अल्फा एच। यहाँ कितने हैं,
अब देखिए, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पर तीन तीन छः, यहाँ पर सिक्स अल्फा एच है। यहाँ कितने हैं? तीन तीन छः, सिक्स अल्फा एच। यहाँ पे कितने हैं? तीन तीन छः, सिक्स अल्फा एच। तो तीन चार और पाँच में क्या होगा? क्लैश हो जाएगा। कौन कौन? तीनों के पास में क्या है? अल्फा एच बराबर है। तो यहाँ पर क्या है? कंपैरिजन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट कंपेरिजन होगा, इनके बीच में कंपैरिजन। उसके बाद किसका नंबर आएगा? इसका नंबर। यहाँ पर सिर्फ तीन ही अल्फा एच है, ये इन तीनों से कम स्टेबल है। तो मैं लगाऊंगा इसको यहाँ पर। यहाँ पर आएगा नंबर सिक्स वाले का, है ना। अब लास्ट में जो सात वाला है, इसके पास एक भी अल्फा एच नहीं है, जीरो अल्फा एच इसके पास। तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। अब बात करते हैं कि इन तीनों में से जो बच गए हैं उनमें कौन सा मोर स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। सब पे क्या है? छः छः अल्फा एच है। ठीक है। तो क्या होगा कि हम देखेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको यहाँ पर। देखिए, एक था हमारा ट्रांस वाला, एक था हमारा सिस वाला, एक था हमारा जब दो अमी एक कार्बन पर अटैच थे। तो इन सब में जो मोस्ट स्टेबल होता है ना, वो ट्रांस अल्कीन होती है, ट्रांस वाले अल्कीन। ये मोस्ट स्टेबल होगी क्योंकि इसमें जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो दूर दूर है, दूर दूर है, फार अवे है। यहाँ पास पास में है, यहाँ पास पास में है। इनमें क्राउडिंग होगी, क्राउडिंग। इनमें होगा रिपल्शन, इनका होगा रिपल्शन। तो ड्यू टू वेंडरवॉल रिपल्शन बिटवीन द मिथाइल ग्रुप, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ट्रांस वाला। ठीक है। ट्रांस क्या है? मोर स्टेबल है ड्यू टू वीकेस्ट वेंडरवॉल इंटरेक्शंस। इन इसमें तो है ही नहीं ट्रांस में, बिल्कुल भी। वेंडरवॉल फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें ना के बराबर है इनकी तुलना में। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फोर्थ है वो सबसे पहले आएगा इन तीनों में से। अब बचता है सिस और वर्मन डाइमिथाइल वाला केस। तो देखिए, इसमें क्या है? जो मोर स्टेबल कौन सा है, हम वो चेक करेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक हमारा ये वाला केस है, सिस वाला। ये CS3 है, ये CS3 है। एक केस ये वाला है जिसमें CS3 है, और एक ये CS3 है। CH CH CH। अब क्या है कि मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, मैंने क्या है ये बॉन्ड तोड़ा इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंके, इससे हो गया हाइपरकॉन्जुगेशन, है ना। और सिमिलरली ये बॉन्ड तोड़ा इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंके, इससे बना मेरा, इससे यहाँ पर हुआ हाइपरकॉन्जुगेशन, यहाँ पर हो रहा है। तो CS3 बन रहा है। यहाँ पर आया माइनस चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये CH H, है ना। एक H आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पर जो H है इस पर प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ जो बन रहा है ये क्या है? CS3 है, यहाँ रहा पाई बॉन्ड, ये H, ये H पे आ रहा है प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। ठीक है। अब हमको चेक करना है कि इन दोनों में से, किन दोनों में से? इन दोनों में से इसमें और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। तो हमको ये पता है, हमने इससे पहले से पहले चैप्टर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। उससे क्या होता है कि वो करते क्या है, उसमें जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, वो कार्बन की स्टेबिलिटी कम करते हैं, है ना। देखो, यहाँ पर क्या है कि जो कार्बोटाइल है इसमें, तो इसमें क्या है कि इसमें जो H है उस पर प्लस चार्ज आ रहा है ना। इसमें क्या है, जो H है ना, कौन सा H? ये वाला H। यहाँ भी प्लस चार्ज आ रहा है H पर, यहीं प्लस चार्ज आ रहा है। दोनों H पे क्या है? प्लस चार्ज कॉमन है। कॉमन चीज क्या नहीं है? वो ये है कि कार्बोनाइन कैसा स्टेबल है या नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी कार्बोनाइन पर क्या हो, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, तो जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट दिखाता है, इट शो पसाई इफेक्ट। और उससे क्या होगा? उससे जो कार्बोनाइन होगा इट बिकम डिस्टेबलाइज। तो इसलिए क्या होगा कि ये वाला केस जो है, इस केस में क्या है, जो मिथाइल है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इस कार्बन को स्टेबिलिटी सी कम कर देगा। यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है एडिशनल, वो तो इस तरफ आ गया ना। यहाँ पे इस पर क्या है, कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। उसलिए क्या है कि
इसका कार्बोनाइन मोर स्टेबल है। मतलब ये है कि ये जो है, इस कंपाउंड का जो हाइड्रोकन्जुगेशन स्ट्रक्चर है वो इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए ये, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट जो है मिथाइल का नहीं लग रहा, ये वीक है, बहुत दूर है। यहाँ तो क्या है, पास में ही जुड़ा हुआ है। यहाँ प्लस इफेक्ट बहुत हाई है, और आपका कार्बन क्या है, स्टेबल नहीं है इतना इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए नंबर किसका आएगा, इस वाले का। ये कौन सा है, इसका नंबर है 3। 4 के बाद आएगा 3 का नंबर, फिर नंबर आएगा हमारा 5 का नंबर। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर का है, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैम में बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सभी में ये सवाल आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ी देर बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज कर लेना, रेस्ट ले लेना। मैं तो, मेरे को तो पॉज लेना नहीं है। एक और इसका एप्लीकेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। देखिए, समझिए पहले इस बात को। ये क्या होता है, जब किसी अल्कीन पर H2 हम ऐड करते हैं, तो H2 ऐड करने पर क्या है, हीट निकलती है ना। उसमें CH बॉन्ड, नए CH बॉन्ड बनते हैं, और CC बॉन्ड टूटते हैं। CH बॉन्ड जो है जब बनते हैं, CC बॉन्ड टूटते हैं, तो क्या है, उसमें हीट एनर्जी, उसमें क्या है, वो रिलीज होगी कुछ, है ना। 1 मिनट। वो जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जो हमारा हाइड्रोजनेशन है ना, हाइड्रोजनेशन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हीट निकलती है। तो जितना अच्छा डबल बॉन्ड होगा ना, जितना बढ़िया डबल बॉन्ड होगा, उतना बढ़िया से H2 उस पे ऐड हो सकता है, एंड इट फॉर्म CH बॉन्ड, इट फॉर्म CC सिंगल बॉन्ड। तो जितना बढ़िया पाई बॉन्ड होगा, जितना मजबूत पाई बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा हीट निकलेगी। जितना कमजोर पाई बॉन्ड होगा, उतना ढंग से वो उस पर ऐड हो नहीं पाएगा, और उतनी कम हीट निकलेगी। ठीक है, समझ गए बात। अब देखिए, अब क्या है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर में होता है हाइड्रोकन्जुगेशन, सपोज, तो क्या होगा, तो जो हमारे CH बॉन्ड है, क्या करते हैं, वो इस पाई बॉन्ड को करेंगे कमजोर, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन दिए, ये बॉन्ड टूटा, तो इससे बन जाएगा हमारा इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ आएगा H+, ये माइनस चार्ज। तो हम ये देख रहे हैं कि जो CH3 क्या कर रहा है, इस पाई बॉन्ड को कमजोर कर दे रहा है, पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे रहा है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब यहाँ पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर हो जा रही है। पाई बॉन्ड क्या है, प्योर पाई बॉन्ड नहीं रह रहा है इसके अंदर में। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो हीट जो होगी ना, हीट ऑफ हाइड्रोजन, बहुत कम निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा अल्फाज होंगे, उतना क्या होगा, उतना उसमें होगा हाइपर कंजुगेशन। और उससे क्या होगा, उससे जो CC बॉन्ड है उतना क्या होगा, वीक हो जाएगा, उतना कमजोर हो जाएगा, और उतना बेकार उसमें होगा हाइड्रोजनेशन, और हीट भी उतनी कम निकलेगी। हीट भी क्या है, उसमें उतनी कम निकलेगी। तो सिंपल सी बात है कि अल्फाज ज्यादा होंगे, है ना, उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी, वो उतनी कम होगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इथिलीन में जो क्या है, अल्फाज नहीं है, प्योर डबल बॉन्ड है, इट इज हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उसके बाद एक मिथाइल लगा दिया मैंने, 3 अल्फाज हो गए। 2 मिथाइल लगा दिए, 2 अल्फाज हो गए, मतलब कि सॉरी 6 अल्फाज हो गए। मोर अल्फाज, लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसलिए क्या है कि सबसे हाई किसकी होगी, इथाइलिन की, उससे कम प्रोपीन की, उससे कम 2 ब्यूटीन की। समझ गए। ये सिंपल सा इसका ये सिंपल सा इसका रिलेशनशिप है। अल्फाज ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजन उस उतनी कम। ठीक है। और देखिए,
इसकी एक और एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें। देखिए, जब अल्कीन ले ली मैंने, एक ली अल्कीन सिंपल वाली, ये वाली, इसमें कोई भी अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, और एक मैंने ले रखी है जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा रखा है बगल में, तो यहाँ पर होगा हाइब्रिड कॉन्जुगेशन, है ना। कैसे हुआ? ये बॉन्ड टूटा, यहाँ बना पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड खिसक करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाले इसने यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये सिंगल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो डबल बॉन्ड था ना, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, और सिंगल जो है वो डबल में कन्वर्ट हो रहा है, डबल में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब जो हमारे जो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड क्या है, छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है ना। तो हम ये कहेंगे कि छोटा बॉन्ड बड़ा हो जाए, बड़ा बॉन्ड छोटा हो जाए। ये तो हो रहा है, ये तो उसमें हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सीसी सिंगल बॉन्ड है वाला, ये सीसी सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये नॉर्मल सीसी सिंगल बॉन्ड से क्या है, छोटा बॉन्ड है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, ये छोटा होता जा रहा है, छोटा हो रहा है ना। तो सीसी सिंगल बॉन्ड जो है वो इस कंपाउंड का, वो नॉर्मल सीसी सिंगल बॉन्ड से छोटा है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें आ रहे हैं। और जो सीसी डबल बॉन्ड है, जो सीसी डबल बॉन्ड है, ये वाला, ये ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड की तरफ बढ़ रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड करेक्टर इसमें आ रहे हैं, मतलब ये बॉन्ड क्या है, लंबा होते जा रहा है। तो सीसी डबल बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड, तो ये जो सीसी डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड सिंपल डबल बॉन्ड से क्या है, बड़ा है। ये बॉन्ड क्या है, इस डबल बॉन्ड से क्या है, बड़ा होगा। ये बड़ा बॉन्ड है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, ये चेंज कर देता है हाइब्रिड कन्जुगेशन। तो मैंने वही लिखा है कि C2C3 बॉन्ड जो है वो प्रोपीन के बॉन्ड से क्या है, छोटे होंगे, क्योंकि इसमें आ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर्स में आ रहे हैं, सिंगल से डबल बन रहा है। और सिमिलरली C2C1 का बीच का बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये बड़े हैं सिंपल सीसी डबल बॉन्ड से, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ ऐसे चेंज होती है इससे, हाइब्रिड कन्जुगेशन से। और देखिए डाइपोल मूवमेंट में कैसे चेंज आता है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी, C डबल बॉन्ड CH2, सिंपल इथीन, और एक हम लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन। अगर हम इसमें करें कंपैरिजन कि किसमें होगा, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो हम देखते हैं कि जो CH3 क्या करता है, CH3 ना ये बॉन्ड तोड़ेगा, और इस C पर क्या है, माइनस चार्ज फेंक देगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस कंपाउंड में पोलैरिटी आ रही है, इस कंपाउंड में चार्ज डेवलप हो रहे हैं, चार्ज इसमें आ रहे हैं, पोलैरिटी इसमें आ रही है, पोलैरिटी क्या है, इसमें डेवलप हो रही है, चार्ज इसमें आ रहे हैं। और हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज बढ़ेंगे, मतलब देखो यहाँ तो क्या है ना, पूरा न्यूट्रल है ना, यहाँ तो चार्ज इसमें है ही नहीं, यहाँ पे चार्ज उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है, चार्ज उत्पन्न हो रहे हैं, और वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक एच पर है, एक सी पर है। तो चार्ज बढ़ रहे हैं, पार्शियल चार्ज बढ़ रहे हैं, मतलब इसके अंदर में, कंपाउंड के अंदर में, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोपीन का डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इथीन, इथिलीन। ठीक है, क्लियर बात है। और जितने ज्यादा इसमें अल्फा एच होंगे, जितने ज्यादा उसमें अल्फा एच होंगे, उतने उसमें चार्ज ज्यादा डेवलप होंगे। ठीक है। सिमेट्री भी एक एक होता है, सिमेट्रिकल अगर पूरा मॉलिक्यूल है तो वो उसमें डेवलपमेंट जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सिमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कंपाउंड आपका इनसिमेट्रिकल है और वहां पर अल्फा ज़्यादा है, तो उसमें पोलैरिटी ज़्यादा आएगी, और उसमें उसका जो डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा, है ना। क्लियर है। अल्फा एच बढ़ेंगे, उसका डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। और कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो, सिमेट्री अगर होती है, देखो मान लो क्या है कि अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, इसकी बात करें इस तरीके से, अर्किन क्या सिमेट्रिकल है, ऐसे, ये सिमेट्रिकल है ना, ये सी है, ये देखिए सिमेट्रिकल है, CH3 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 CH3, ये पूरा सिमेट्रिकल है। तो इसमें अल्फाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, इसका डेवलपमेंट जीरो होगा, क्यों? क्योंकि भाई इस सभी के आपस में कैंसिल मार देंगे, सबके जो इफेक्ट है आपस में
कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जो चार्ज डेवलपमेंट है ना, हर क्षेत्र हर जगह होगा, और वो कैंसिल मार देगा एक दूसरे को, है ना। सो ये होता है न्यूट्रल, इसका डेवलपमेंट जीरो होता है इस कंपाउंड का। और बाकी जो अनसिमेट्रिकल वाले हैं उसमें डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? कैसे देखो ऐसे यार, समझो यार, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं बोलो कंफ्यूज कर रहे हैं सर हमको। देखिए कैसे इसका डेवलपमेंट जीरो है। CS3, 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 इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसे करके बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर है माइनस चार्ज। ठीक है, अब क्या है कि ये बॉन्ड ये CS3 बॉन्ड तोड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ आएगा माइनस चार्ज, है ना। तो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर प्लस चार्ज, एक बार यहाँ पर प्लस चार्ज, एक बार यहाँ प्लस चार्ज, एक बार यहाँ प्लस चार्ज। तो सिमेट्री, चार्ज क्या है, चार्ज सिमेट्रिकली क्या है, इक्वली क्या है, फैले फैले हुए इसमें रहेंगे। जो चार्ज प्लस इधर इस तरफ, वही चार्ज इस तरफ, जो चार्ज इस तरफ, वही चार्ज इस तरफ। तो देयर डाइपोल मोमेंट बिकम कैंसिल आउट। तो इसलिए क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो यहाँ पर वो वाला नियम लागू नहीं होगा कि भाई जितने अल्फा है उतना अच्छा इसका डाइपोल मोमेंट। वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए लागू होगा। इसकी हम बात करें प्रोपीन। प्रोपीन अनसिमेट्रिकल कैसे है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे काटेंगे तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये सिमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसको हम काटेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, सेम सेम है ना। तो ये अनसिमेट्रिकल बोलूंगा उसको मैं। इस ऐसे ऐसे केस में क्या होगा, डेवलपमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा इफ वी हैव मोर अल्फा एच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसका एक और एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन, वो मैंने बता रखा है आप लोगों को। मोर अल्फा एच, मोर हाइपरकंजुगेशन, मोर चार्ज स्प्रेड, मोर दुख बढ़ जाएगा, है ना, दुख ज्यादा बढ़ेगा, मोर स्टेबल कार्बोटाइन, है ना। यहाँ दिखाया था मैंने आप लोगों को पहले वाले केस में, स्टार्टिंग में दिखाया था ना, चार्ज स्टेबलाइज, दुख बढ़ गया, रिजोनेंस, हाइब्रिड। तो उसी तरीके से क्या है, कार्बोटाइन गेट स्टेबलाइज, हुआ नहीं हुआ। ठीक है, टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि टर्शरी क्या है, ये टर्शरी कार्बोटाइन है, सी एस थ्री प्लस चार। ये सेकेंडरी है, सी एस थ्री प्लस चार। टर्शरी प्राइमरी क्या है, CH3 CH प्लस चार। अगर किसी कार्बन पे क्या है, तीन कार्बन अटैच है डायरेक्टली, वो टर्शरी कार्बन कहलाता है। किसी कार्बन पर दो कार्बन अटैच है डायरेक्टली, वो सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। और किसी कार्बन पर सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है डायरेक्टली, इट इज प्राइमरी कार्बन। तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ कितने अल्फा एच है, नौ। तीन तीन छः तीन, नौ, नौ अल्फा एच यहाँ पर है। यहाँ पर 6 अल्फा एच है, यहाँ पर 3 अल्फा एच है। अल्फा एच बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यही केस होता है रेडिकल्स के केस में। रेडिकल्स भी क्या है, वो भी स्टेबलाइज होते हैं हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर से, है ना। मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ये दिखाया मैंने आपको। क्यों स्टेबल है ये, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते हैं, ये है ना। इलेक्ट्रॉन कभी एच पे था, कभी भाग के गया कार्बन पर, कभी फिर एच पर आ गया, फिर एच पर आ गया। इलेक्ट्रॉन गेट डीलोकलाइज, इसलिए चार्ज, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है डीलोकलाइज, उसकी एनर्जी घट रही है। ठीक है, इसलिए इट बिकम स्टेबलाइज। और जो पैटर्न, जो ऑर्डर कार्बोटाइन्स के लिए है, वही ऑर्डर होगा रेडिकल्स के लिए। रेडिकल्स में भी टर्शरी मोर स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, क्योंकि अल्फा एच क्या है, जितने ज्यादा होंगे उतने स्टेबल क्या होगा, रेडिकल। अल्फा जितने कम होंगे उतना कम स्टेबल होगा रेडिकल। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, कि रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, बेंजीन के अंदर में, ये कैसे चेक की जाती है, ये कैसे डिसाइड होती है, ये भी करता है हाइब्रोकन्जुगेशन। ठीक है, कैसे देखिए पहले, अगर हम बात करें कि हमारा बेंजीन है, बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है और ओरिएंटेशन है, कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा अगर हम इस पर अटैक करेंगे, तो वो भी
बताएगा हाइब्रिड कॉन्जुगेशन। और ये किस केस में, ये बताएगा हमारा जब टॉल्विन लगा हो, टॉल्विन मतलब जब टॉल्विन कंपाउंड हो, है ना, जब इस पे CH3 लगा दें तो। देखिए, टॉल्विन जो है ना वो अधिक रिएक्टिव है बेंजीन से। टॉल्विन क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव बेंजीन से होता है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, देखो, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको बेंजीन को, और बेंजीन पे आ रहा है माइनस चार्ज। देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन दिया इसको, इस पर आया माइनस चार्ज, यहाँ पर आया माइनस चार्ज, यहाँ पर आया माइनस चार्ज, आ रहा नहीं आ रहा? तो बेंजीन में क्या माइनस चार्ज तो नहीं है, इस टॉल्यूइन की बेंजीन रिंग के अंदर में माइनस चार्ज यहाँ पर है, यहाँ माइनस चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज़्यादा है, इस टॉल्यूइन की एरोमेटिक रिंग के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है, वो आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो इसलिए बोलेंगे कि बेंजीन जो है वो कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू टॉल्विन। ठीक है। टॉल्विन में क्या है, बेंजीन रिंग पर क्या है, माइनस चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल को माइनस चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो रिएक्टिविटी बढ़ा दी है हाइब्रिड कॉन्जुगेशन ने। ठीक है, बेंजीन की अगर उस पर CH3 ग्रुप लगा देंगे तो। क्लियर है? अब अगली बात है ओरिएंटेशन। मतलब ये कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा, इस बेंजीन इस टॉल्विन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां माइनस चार्ज प्रेजेंट है, इस इस बेंजीन रिंग के अंदर में, टॉल्विन वाले केस में। तो एक बार माइनस चार्ज यहाँ पर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पर गया, ये बॉन्ड घूम के यहाँ पर गया, फिर माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पर गया, ये बॉन्ड टूटा इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। तो हम देखें तो यहाँ पर ये इस ये अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा दो आप इस तरीके से, तो बगल वाले जो हमारा कार्बन है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करेंगे, तो 2 और 6 कार्बन जो है ना, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। दे आर कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। और उसके बगल में ही कौन सा, नीचे वाला, ये वाला, ये वाला नीचे नीचे वाला 3 और 5 वाला, इसे बोलते हैं मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन। और जो सबसे नीचे है ना कार्बन, ये वाला, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो माइनस चार्ज कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ऑर्थो पर एंड पैरा पर। यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पर आ रहा है, ऑर्थो पर आ रहा है और पैरा पर आ रहा है। दिख रहा है? तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा, क्योंकि वहां पर माइनस चार्ज आ रहा है ना? समझ गए? ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, दोनों पर साइड पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, मेटा पर नहीं आएगा। ये इसकी ओरिएंटेशन है। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पे अटैक करेगा, तो वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पर। तो वही बताया मैंने कि ओरिएंटेशन को और रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है हाइपर कन्जुगेशन बेंजीन रिंग के अंदर में, अगर उस पर CH3 ग्रुप लगा देंगे तो। ठीक है। और देखिए, ये इसका एक और केस देखिए, ये केस देखिए, इसमें देखिए, इसमें हमारे इस बेंजीन रिंग पर दो ग्रुप लगा रखे हैं, एक CH3 है, एक क्या है, ये हमारा ग्रुप लगा रखा है इस तरीके से, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, है ना, इट इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप, इस पे अटैच है। तो अब इस बेंजीन रिंग के अंदर में इलेक्ट्रोफाइल अगर हम डालते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर पैरा पर कहाँ अटैक करेगा? भाई यहाँ तो ऑर्थो पैरा तो, इसमें हम वी कैन नॉट डिसाइड ऑर्थो कौन सा है पैरा कौन सा है ना। हम ये कह सकते हैं कि भाई इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये वाली है, पैरा ये वाली है, सॉरी मेटा ये वाली है, और पैरा पर तो ये लगा हुआ है। और हम कहें कि इस ग्रुप के बारे में, अगर हम कहें कि इसके बारे में, तो इसके लिए ऑर्थो ये वाली है, मेटा ये वाली है, पैरा ये वाली है। तो ये रिलेटिव टर्म है ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो देखिए, ये जो है ना ग्रुप, ये ग्रुप जो हाइपर कंजुगेशन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेंजीन रिंग में देखें तो बेंजीन रिंग के जो पाई बॉन्ड्स हैं, उसके बगल में जो कार्बन है, यह क्या है, अल्फा कार्बन है। क्या है? अल्फा
कार्बन, ये क्या है? ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है। और इसके पास डायरेक्टली बॉन्डेड एच नहीं है, इसके पास अल्फा एच नहीं है, इसके पास अल्फा एच नहीं है। अल्फा एच कब होंगे? जब अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। तो इसके पास, इस कार्बन के पास में अल्फा एच नहीं है, तो ये कार्बन जो है वो हाइब्रिड कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है। लेकिन जो CH3 है, इस पाई बॉन्ड के बगल में क्या है? कार्बन, ये भी कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और जो इसके एच है वो अल्फा एच कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अल्फा एच। तो ये करेगा हाइब्रिड कॉन्जुगेशन, है ना। तो इन दोनों में से ये नहीं करेगा हाइब्रिड कॉन्जुगेशन, ये करेगा हाइब्रिड कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें इस अल्फा कार्बन पर अल्फा एच नहीं है, यहाँ पर अल्फा कार्बन पर अल्फा एच प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसके अकॉर्डिंग, जो जहां पर ये कहेगा वहीं पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो कैसे आएगा देखिए इस तरीके से। ये ग्रुप कुछ नहीं करेगा, ये निष्क्रिय है, मतलब सिर्फ ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कंडक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। ये करेगा, इसने क्या करेगा? इसने बॉन्ड तोड़ा इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन को यहाँ की फेंका, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, है ना। तो मतलब कि इस ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन पर, इसका ऑर्थो पोजिशन है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि इसके ऑर्थो पर हुआ नाइट्रेशन। ये है नाइट्रेशन की रिएक्शन, HNO3 और H2SO4, ये रिएजेंट होते हैं, और इससे निकलता है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। इट रिलीज NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में जाकर के, जब हम और डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इसको कैसे होता है ये, है ना, नाइट्रेशन कैसे होता है। अभी बस समझ लो कि HNO3 और H2SO4 दे रिएक्ट, दे कंबाइन एंड फॉर्म NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर जाके चिपक जाएगा, क्योंकि मिथाइल जो है ऑर्थो कार्बन पर माइनस चार्ज डाल रहा है हाइब्रिड कॉन्जुगेशन से। और जो आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, उससे कुछ खास माइनस चार्ज रिंग पर नहीं आ पा रहा। ठीक है, क्योंकि उसमें अल्फा है ही नहीं उसके अंदर में। तो मैंने ये बताया आप लोगों को कि बेंजीन रिंग में रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे डिसाइड होती है फ्रॉम हाइब्रिड कॉन्जुगेशन। और तभी होगी जब उसमें अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे हम। इफ वी एड बेंजीन रिंग, इफ वी एड अल्काइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, तभी ये काम करेगा, है ना। क्योंकि अल्काइल ग्रुप में क्या होंगे? CH बॉन्ड होते हैं, और उससे होगा हाइब्रिड कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस हमारे इसके हाइब्रिड कॉन्जुगेशन के। तो यहाँ पर हमारा जो हमने कंटेंट पढ़ा है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इसके बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा हम समराइज कर लेंगे उसको। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने ये पढ़ा कि जो हाइपर कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है ना, वो कैसा, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें सिग्मा के इलेक्ट्रॉन जो है, जो नॉर्मल हाइपर कम्युनिकेशन है ना, नॉर्मल वाला पॉजिटिव वाला, उसमें क्या है, उसमें सिग्मा CH बॉन्ड के जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो पी से क्या है, डिन्यूक्लाइज होते हैं, पी ऑर्बिटल में डिन्यूक्लाइज होते हैं, जो MTP ऑर्बिटल होता है ना। या फिर इसमें ऐसे कह लो कि इसमें सिग्मा CH का इंटरेक्शन होता है MT पाई, सॉरी MTP ऑर्बिटल से, या फिर पाई बॉन्ड से, है ना। ये पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन की बात हम कर रहे हैं। और जैम में, गेट में अक्सर पॉजिटिव की बात करता है, नेगेटिव तो बहुत कम सवाल आते हैं इसके, नेगेटिव हाइपर कन्जुगेशन के, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और एनर्जी कैसे घटती है कंपाउंड की जब भी होता है हाइपर कन्जुगेशन, हमने वो सीखा। हमने सबके एमओ डायग्राम बना के सीखा, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो नए एमओ में जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे हाइपर कन्जुगेशन होते हैं, अल्कीन्स में कैसे होते हैं, है ना, फ्री रेडिकल्स में कैसे होते हैं, कार्बोडाइंस में कैसे होते हैं। हमने ये पढ़ा कि उनकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है अल्कीन्स की, है ना, और कार्बोडाइंस की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, और कैसे कितने हाइपर कन्जुगेशन स्ट्रक्चर हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। और हमने ये भी सीखा
कि किस प्रकार नेगेटिव हाइपर कन्जुगेशन होता है ना। और उनमें क्या होता है, उनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स जो हैं वो सिग्मा स्टार वाले एमओ में जाते हैं किसी भी सिग्मा बॉन्ड के, है ना। या फिर पाई पाई वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग में एमओ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तब होता है नेगेटिव हाइपर कन्जुगेशन। या फिर हम सिंपल भाषा में बात करें तो अगर बाहर निकलने वाला एटम जो है उस पर माइनस चार्ज आ रहा है तो वो है नेगेटिव हाइपर कन्जुगेशन, और वो मोस्टली हैलाइड्स वाले केसेस में होता है। ये बहुत सिंपल भाषा में हमने सीखा। फिर हमने पढ़ा कि भाई अम, इसका एप्लीकेशन क्या है। वो कहता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, इसके अलावा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसमें भी काम आता है ना। मोर अल्फा एच लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सिंपल सी बात थी। मोर अल्फा एच मोर स्टेबल अल्कीन। फिर हमने पढ़ा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, अगर सी सी सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। डायपोल मोमेंट भी इसी चेंज होता है, अगर पाई बॉन्ड पे चार्ज उत्पन्न हो रहे हैं तो डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा उसका। और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें होता है ऐसा। फुली सिमेट्रिकल अल्कीन्स में क्या है, इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। रेडिकल्स के लिए भी ये होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है अल्फा एच बढ़ते हैं तो। और ओरिएंटेशन की बात करी हम लोगों ने। बेंजीन पर इफ़ यू ऐड अल्काइल ग्रुप तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि बेंजीन पर क्या है, माइनस चार्ज उत्पन्न कर देगा वो अल्काइल ग्रुप ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, और उसमें अल्फा एच प्रेजेंट है ना। और नहीं है तो इतना खास उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा नहीं। ठीक है। और हमने पढ़ा ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड होता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। तो जहाँ माइनस चार्ज क्रिएट हो रहे हैं वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ मिथाइल मिथाइल बेंजीन और टॉल्विन, वहाँ ऑर्थो पैर पर माइनस चार्ज आते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर आके अटैक करता है। ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, और हमने काफ़ी कुछ सीखा आज के चैप्टर में। कल हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है वो क्या है, वो कंजुगेशंस का ही पार्ट है। जो कंजुगेशंस किसे किसे कहते हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं वो अगर ओवरलैपिंग करे इट इज कॉल्ड कंजुगेशन। और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो अगर डिलोकलाइज हो जाए इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है। तो रेजोनेंस जो है वो कंजुगेशंस का ही क्या है, एक एक आउटकम है, एक कॉन्सिक्वेंस है उसका। ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना नया चैप्टर रेजोनेंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और फिर जो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा उससे आप उसको मैच करेंगे, और आप थोड़ा उससे और कुछ सीखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।